हेलो दोस्तों। आप दुकान पे जाते हैं, आपको आइसक्रीम खानी है, आप फ़ोन पे करते हैं। आपको डेयरी मिल्क लेना है, आप फ़ोन पे कर देते हैं। आपको अपने ट्यूशन की फ़ीस पे करनी है, आपके फादर या मदर जो हैं वो टीचर को गूगल पे कर देते हैं। तो ये दोस्तों जो है, ये अभी जो चल रहा है ये डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट है, ये डिजिटल मनी है। ठीक है। इसके पहले जो है काफ़ी ज़्यादा चलता था चेक, हालांकि अब इसका चलन धीरे धीरे घटते जा रहा है। और एक और फॉर्म जिससे आप वेल अवेयर हैं वो है आपका एटीएम। ठीक है। तो ये सब जो है मनी से डील करने वाले अलग अलग तरीके हैं। और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। मनी के बारे में तो हम सबको पता रहता है, लेकिन क्रेडिट जो है वो सबको जो है नॉलेज नहीं रहता है। तो क्रेडिट का जो कॉमन नेम है वो लोन है और ये देश के विकास के लिए, देश के लोगों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जो कॉमन लोन है वो किसानों के लिए लोन हो गया, किसान जो है अपनी खेती करने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट जो हैं अपनी इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमबीबीएस, आपका एमबीए ये करने के लिए। फिर कार लोन और होम लोन तो बहुत ही फेमस है। फिर जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस के लिए लोन लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग ईजी वे में समझेंगे और देखिएगा। जब हम ये वीडियो ख़त्म करेंगे तो आपको इस चैप्टर से संबंधित जो भी डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। हम लोग क्या क्या सीखेंगे। एक तो पहले हम लोग मनी के बारे में जानेंगे कि नीड ऑफ मनी क्यों हुई। उसमें जो है टर्म्स कुछ हम लोग को समझना है, जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। उसके बाद हम लोग मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी को देखेंगे। इसमें मैंने फ़ोन पे या गूगल पे को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो आपके बुक में नहीं दिया गया है। तो अब उसमें बस करेंसी है और डिपॉजिट विद बैंक्स है। साथ ही साथ मैं आपको आरबीआई का रोल भी समझाऊंगा। उसके बाद जो लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स है, ठीक है, वो हम लोग जानेंगे। क्रेडिट क्या होता है, कोलेटरल क्या होता है, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल, डेब्ट ट्रैप क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। तो इतनी चीज़ें जो हैं हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं और इसके बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक्स की वो और बढ़ जाएगी यारों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मनी जो है इसका इवोल्यूशन हुआ है। मनी जो है ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और स्टार्टिंग में क्या था कि बार्टर सिस्टम चलता था, जिसको हम लोग प्रॉपर टर्म में कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। एग्जाम्पल के तौर पे एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ए पर्सन जो है वो गेहूं की खेती करता है, उसके पास गेहूं बहुत ज़्यादा है। बी पर्सन जो है वो पल्सेस की खेती करते हैं और उनके पास पल्सेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ए क्या करता है कि वो अपना गेहूं जो है, वीट जो है वो बी को दे देगा और बीट जो है अपना पल्स जो है वो ए को दे देगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, कि जो ए को ज़रूरत है वो बी के पास है, जो बी को ज़रूरत है वो ए के पास है। और इसको हम कॉमन टर्म में कहते हैं बार्टर सिस्टम। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा तो नहीं है ना कि केवल ए को जो है पल्सेस ही चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि ए को जो है वेजिटेबल चाहिए, लेकिन अब जो वेजिटेबल सेल कर रहा है, मान लीजिए पर्सन सी है जो कि वेजिटेबल सेल कर रहा है, उसके पास पहले से वीट ज़्यादा है। तो फिर ये क्या करेगा, तो फिर धीरे धीरे जो है ना मनी सर्कुलेशन में आया और मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। ठीक है। और फिर ए जैसे मान लीजिए आई के पास मनी है तो वो बी से कुछ चीज़ खरीद सकता है, सी से कुछ खरीद सकता है, डी से कुछ खरीद सकता है और वैसे ही जो है बी सी डी भी आपस में खरीदारी कर सकते हैं। तो मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इवॉल्व हुआ। और जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, गुप्ता के टाइम पे, उसके पहले मौर्य के टाइम पे जो है सिल्वर के कॉइन जो है चलन में आए। फिर गोल्ड कॉइन्स जो है गुप्ता के टाइम पे आए और उसके बाद मुगल के टाइम पे अगेन सिल्वर गोल्ड के जो है कॉइन मतलब चलन में आए। उसके बाद कंटिन्यू रहे और फिर जो है रुपया आया। ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको देखिए मनी को जो है इवोल्यूशन जो दिखाया है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, कि पहले आपका बार्टर सिस्टम था, फिर कॉइन प्रचलन में आया और बहुत लंबे समय तक कॉइन ही चलता रहा। उसके बाद
जब ब्रिटिश आए, ठीक है, तो उनके समय पे जो है फिर चाइना से इंस्पायर होकर रुपीस चलने लगा, ठीक है, मतलब ब्रिटिश अपना चलाने लगे। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो ये कंटिन्यू रहा रुपीस का सिस्टम। उसके बाद जो है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि बैंक में जो आपका पर्सन है वो पैसा जमा करना, रुपया जमा करता है। यहाँ देखिए, बैंक में जो है वो पर्सन अपना रुपया जमा करता है और फिर जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो चेक से अपना रुपया निकाल लेता है। तो डिमांड डिपॉजिट का यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है वो चेक का दिया जाता है। इसके अलावा एक होता है टाइम डिपॉजिट, जो हायर क्लास में आप लोग को पढ़ना है, जिसमें जो है एफडी कर देते हैं और ये पैसा आप बीच में नहीं निकाल सकते। आप देखते हैं ना, जब कोई जैसे आपके दादाजी रिटायर हो गए तो दादाजी को रिटायरमेंट में जो पैसा मिला था उसका कुछ पार्ट जो है वो बैंक में जमा कर दिए 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। तो ये फिक्स हो गया एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, इसको पहले नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। और अगर आप निकालेंगे तो फिर उसको मतलब आपको उतना बेनिफिट नहीं रहेगा। इसको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका डिमांड डिपॉजिट, जो आपको बुक में पढ़ाया गया है वो डिमांड डिपॉजिट, कि आप अपना रुपया जमा कर दिए, उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिल रहा है और उसको आप चेक के थ्रू निकाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ तो आपको एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आप अपना एटीएम कार्ड जाके लेके जाते हैं और जो है फिर अपना जो मनी है आप उसको विड्रॉ कर लेते हैं। फिर ऑनलाइन पेमेंट, इसमें भी जो है 2 टाइप की पेमेंट मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हुई। एक एनईएफटी छोटे अमाउंट के लिए, और जो बड़ा अमाउंट है उसके लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस सिस्टम, ठीक है। और अभी जब इंडिया में डिजिटलाइजेशन बढ़ गया तो अभी आप देख ही रहे हैं कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब का चलन जो है मतलब काफ़ी बढ़ गया। तो ये जो है इवोल्यूशन है। हालांकि इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप खुद अभी देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा जो है डिजिटल पेमेंट मतलब बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो एक बार फिर से देखिए कैसे जो है मनी इवॉल्व हुआ एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले बार्टर सिस्टम था, ठीक है। उसके बाद जो है क्वाइनेज सिस्टम जो है ये चला, क्वाइन का सिस्टम जो है चला एंशिएंट टाइम से ही, जैसे हमने बात की कि मौर्य के टाइम पे सिल्वर के कॉइन चले, गुप्ता के टाइम पे गोल्ड कॉइन चले, फिर मुगल के टाइम पे चला, फिर जो ब्रिटिश हैं वो करेंसी रुपए मतलब इंट्रोड्यूस करे, फिर वो इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद भी अपना जो है रुपया ये चलाया। फिर उसके बाद कंसेप्ट आया डिमांड डिपॉजिट का, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट, बैंक में जो है लोग अपने पैसा जमा कर दिए, रुपया जमा कर दिए, फिर चेक से जो है टाइमली वो अपना जो हुआ उसको निकाल लिए। फिर एटीएम चलन में है, अभी भी है ऑनलाइन पेमेंट, और अभी जो है चल रहा है वो क्या है आपका यूपीआई सिस्टम, फ़ोन पे, गूगल पे। अब चलिए, अब जब हम लोग मनी के बारे में समझ गए, है ना, और रेगुलेट कौन करता है दोस्तों, जो इंडिया में जो आपका जैसे अब 2 पॉलिसी होता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होता है जो रुपये से संबंधित है, और एक आपका फिस्कल पॉलिसी है। तो जो आरबीआई है ये मॉनेटरी पॉलिसी का रेगुलेटर है। जो भी करेंसी को प्रिंट करना हो या फिर जो है बैंकों को रेगुलेट करना हो, बैंकों को जो है हेल्प करना हो, गवर्नमेंट का भी मतलब आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का भी बैंक है। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इंडिया का सेंट्रल बैंक है, और ये जो है पूरे मनी और क्रेडिट सिस्टम को जो है इंडिया में रेगुलेट करता है। अब देखिए लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, इसमें जो आपको अगला टॉपिक दिया गया है वो आपका लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स है। तो पहले तो आप ये जान लें कि बैंक की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो बैंक को जो मतलब जैसे कि आप इस चीज़ को देखेंगे आगे, देखिए इस चीज़ को आप देखेंगे कि जो लोन लेने का तरीका होता है ना, वो आपका मतलब 2 टाइप का तरीका होता है। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, ठीक है। तो इनफॉर्मल में जैसे पहले क्या था कि लोग अपने जो साहूकार है, मनी लेंडर से, रिलेटिव से, लैंडलॉर्ड से, इस सब ज़्यादा लोन लेते थे, ठीक है। तो उसके बाद
देखिए पहले क्या हिसाब किताब था स्टार्टिंग में कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है जिसमें आपका मनी लेंडर आ गए, रिलेटिव्स आ गए, साहूकार आ गए, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा लोन लिया जाता था। ऑलमोस्ट 70-75% लोन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से था और फॉर्मल सेक्टर बहुत कम था। लेकिन अभी देखेंगे तो हम लोग जो है फॉर्मल सेक्टर का प्रेजेंस बढ़ा है ना। तो यहाँ पे लोन एक्टिविटीज़ ऑफ, मैंने आपको बताया कि क्योंकि आपको पता है ना कि जो मनी लेंडर्स हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, ये लोग जो है मतलब बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है लोन देते। तो इस वजह से जो है बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया इंदिरा गांधी के टाइम पे। उसके बाद जो है वही लोगों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और बैंक जो है इंटरमीडिएट का काम करता है, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि बैंक को फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ आप समझेंगे कि बैंक जैसे लोगों से रुपए डिपॉजिट लेता है, ये लोगों से एक मिनट, हाँ, लोगों से जो है वो डिपॉजिट लेता है और उनको, अब कोई अगर पैसा जमा कर रहा है, रुपये अपना जमा कर रहा है, तो उनको इंटरेस्ट जो मिलता है वो 4%, 6% ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है। और उसके बाद बैंक जो है, अब सब लोग तो एक ही समय अपना पैसा निकालने नहीं आएंगे ना, तो बैंक जो है उन्हीं में से जो है वो लोन देता है, कार लोन, होम लोन, स्टूडेंट लोन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि वो जो लोग जमा कर रहे हैं उनको दे रहा है इंटरेस्ट कितना, 4 से 6%। लेकिन जो लोग लोन ले रहे हैं उनको कितना वापस करना है, उनको मतलब किस रेट पे वो लोन दे रहा है, तो 10% से 12%, ठीक है। यहां पे बैंक को प्रॉफिट होता है कि बैंक जो है जब डिपॉजिट लेता है, लोगों से जो है जमा ले रहा है वो, तो उस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कितना दे रहा है वो, 4 से 6%, ठीक है। लेकिन जब बैंक लोन दे रहा है, ठीक है, और डेटर से, ठीक है, पैसा वापस जब अपना ले रहा है, तो उसके उस पे कितना ले रहा है, 10% to 12%। यहां पे जो है बैंक को प्रॉफिट हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो सेंट्रल बैंक कौन है, इंडिया में सेंट्रल बैंक आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये बैंक को, क्रेडिट प्रोसेस को मतलब रेगुलेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आपको जो है कोलैटरल समझाएंगे, लेकिन कोलैटरल समझाने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो केस दिया गया है, एक सलीम का जिसको 3000 शूज का जो है ऑर्डर मिला हुआ है, ठीक है। और सलीम क्या करता है, ये लेदर सप्लायर को बोलता है कि हम आपको, जब मेरा पेमेंट आ जाएगा तो आपको बाद में पेमेंट करेंगे, आप हमको लेदर इतना भेज दीजिए। और साथ ही साथ वो 1000 पेयर ऑफ शूज़ के लिए वो अपना एडवांस पेमेंट जो है जिसको सप्लाई करना उनसे ले लेता है, और ये बोलता है कि मैं आपको 1 महीने में जो है आपको जो है आपको डिलीवरी कर दूंगा, ठीक है। अब इसके पास 1000 शूज़ का जो है पैसा आ गया है, इसको एडवांस लोन मिल चुका है। उसके बाद सलीम बाकी इससे अपना काम करता है, उसको अभी लेदर सप्लायर को देना भी नहीं है, और जब उसकी पेमेंट आ जाती है तो वो लेदर सप्लायर को दे देता है और अच्छे से अपना बिजनेस चलाता है। एक चीज़ तो ये दिया गया है। और दूसरी बात की गई है स्वप्ना की, जो कि एक छोटी किसान है, वो भी क्या करती है, वो मनी लेंडर से जो है वो लोन लेती है फार्मिंग के लिए, लेकिन उस साल अच्छी बारिश नहीं होती है। साथ ही साथ पेस्ट जो है, कीड़े जो है उसकी फसल को ख़राब कर देते हैं। अब नतीजा ये होता है कि स्वप्ना अपना रुपया जो है वो कैसे वापस करेगी, ठीक है। तो एक ये सिचुएशन बताया गया है। और साथ ही साथ मतलब एक सोनपुर गांव के बारे में बताया गया कि सोनपुर गांव में जो है 3 लोगों का जिक्र किया गया है, एक श्यामल, ठीक है, एक अरुण और एक रमा, ठीक है। तो श्यामल जो है वो एक छोटा किसान है, उसके पास मात्र 1.5 एकड़ जो है वो ज़मीन थी। वो मनी लेंडर से बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेता है था पहले, और इसके चलते उसको काफ़ी प्रॉब्लम होता था। बाद में एक व्यापारी रहता है, एक बड़ा व्यापारी, वो मतलब उससे श्यामल कांटेक्ट में आता है, और ये बड़ा व्यापारी जो है एक तो पहले उसको खेती करने के लिए लोन देता है, और साथ ही साथ ये भी डील करता है श्यामल से कि जब उसका प्रोडक्शन होगा क्रॉप का तो वो उसको परचेज कर लेगा, ठीक है।
तो इन केस मान लीजिए कि अगर श्यामल अपना पूरा लोन नहीं भी चुका पाया तो वो कम दाम पे परचेज करता है एग्रीकल्चर ट्रेडर, और इसको बाद में मार्केट में जब उसका प्राइस अच्छा होता है तो उसको बेच के अपना जो है प्रॉफिट कमा लेता है। एक केस ये बताया गया है, ठीक है। दूसरा केस बताया गया है अरुण का, जिसके पास ठीक ठाक ज़मीन है, हालांकि ये भी उतना ज़्यादा नहीं है, 7 एकड़ का, और ये मात्र गांव में एक ही बंदा है जो कि बैंक लोन जिसको बैंक से लोन मिलता है 8.5%, ठीक है, और वो भी इसको 3 साल में वापस करना है। साथ ही साथ चूंकि वो बैंक से लोन ले रहा है, बैंक उसको जो है अपने फसल को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी का भी सुविधा दे रहा है, ठीक है। और थर्ड केस जो बताया गया है वो रमा का बताया गया है। एक ये भूमिहीन किसान है, होता है ना, किसान की 2 कैटेगरी होती है, एक मतलब 3 कैटेगरी कह सकते हैं, कि एक जो बड़ा किसान हो गया, एक छोटा किसान हो गया, और एक ऐसा किसान जिसके पास जमीन नहीं है। वो लोग दूसरे के खेतों पे जो है खेती करते हैं, और उनका मतलब पोजीशन जो है, उनका हाल जो है बहुत बुरा बुरा रहता है, ठीक है। तो ये जो है कभी इसको काम मिला, कभी इसको काम नहीं मिला, तो ये लोन ले रही काम के लिए, ये लोन अभी पूरा नहीं कर पाई तो फिर इसको लोन लेना पड़ा, फिर इसको लोन लेना पड़ा, और इस तरह जो है ये डेब्ट ट्रैप में, ठीक है, मतलब कर्ज के जो है ना चक्रव्यूह में फंस जाती है। तो ये भी केस बताया गया है। चलिए, अब मैं आपको बता रहा था कि कोलैटरल मतलब सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया एक सलीम का केस और एक स्वप्ना का केस, कि स्वप्ना भी जो है लोन तो ली थी लेकिन उसका फसल जो है मतलब ठीक से हो नहीं पाया। अब स्वप्ना अपना लोन कैसे वापस करेगी, और यहाँ पे ज़रूरत होती है कोलैटरल की, ठीक है, यहाँ पे जो है सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अक्सर देखेंगे कि जब कोई कार लोन लेता है, जब कोई होम लोन लेता है, ठीक है, तो उसमें बैंक क्या करता है कि मान लीजिए अगर कोई होम लोन ले रहा है ना, कोई शहर में अपना घर बना रहा है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सी एक पर्सन है, ठीक है, जो कि बैंक से लोन ले रहा है, तो बैंक क्या करेगी, बैंक जो है सी से कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में रखवाती है कि इन केस अगर सी अपना पेमेंट नहीं कर पाए तो फिर बैंक उसको बेच के अपनी वसूली कर लेगी, ठीक है। कोलैटरल यहाँ देखिए, इसमें मैंने बताया कि सी है, ये बैंक से लोन लेता है और बैंक इसके बदले से क्या लेती है, कोलैटरल सिक्योरिटी। और कोलैटरल जो है ये इन द फॉर्म ऑफ लैंड हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, लाइव स्टॉक हो सकता है, डिपॉजिट विथ बैंक हो सकता है। मतलब कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स, है ना, और इसको वो गारंटी के रूप में रखता है, सिक्योरिटी के रूप में, कि अगर मतलब इसी के बिहाफ पे इसको लोन मिलता है, बैंक जो है इसको इस बिहाफ पे लोन देती है, ठीक है। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा कि हाँ भाई किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है लोन दिया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि जनरली मतलब आप देखेंगे जैसे पर्सनल लोन है तो वो 11% ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो उस एक एग्रीमेंट होता है जो बोरोवर है और जो है बैंक के बीच में, ठीक है, और दोनों के बीच में जो है मतलब एक डील होता है, उसमें बताया जाता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कब तक वापस करना है, डॉक्यूमेंटेशन पूरा चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, जिसमें बोरोवर अपनी कोई चीज़ को जो है वो गिरवी रखता है, ठीक है, सिक्योरिटी के रूप में, और बैंक उसको जो है पूरा क्लियर करता है कि हम किस रेट पे आपको दे रहे हैं, आपको हर महीने कितना वापस करना होगा, और डॉक्यूमेंटेशन पूरा होता है। तो इसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि वो लीगल रहे, है ना। जैसे अभी हम लोग आगे देखेंगे कि जो फॉर्मल इनफॉर्मल है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी हमने आपसे बताया कि जैसे आप मार्केट में जाते हैं, अपना कोई पसंदीदा चीज़ खरीदते हैं, है ना, तो ये सब जो है मतलब ई मनी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मनी, आप पेमेंट करते हैं और जो है अपनी चीज़ों को लेते हैं। ये सबसे एडवांस मतलब फॉर्म अभी चल रहा है, लेकिन इसका जो इवोल्यूशन है इस हिसाब से नहीं रहा है। इसका इवोल्यूशन कुछ ऐसा रहा है कि पहले जो है बार्टर सिस्टम था, ठीक है, कि एक पर्सन सी है, एक पर्सन डी है, सी को जो चाहिए वो डी के पास है, डी को चाहिए जो चाहिए वो सी के पास है, तो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते थे फिर। और इसी को क्या बोलते थे, इस चीज़ को जो सी डी के बीच में, सी और डी के बीच में जो
आपका बार्टर सिस्टम हो रहा है, इसको हम लोग बोलते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। फिर बाद में जो है कॉइन्स जो है प्रचलन में आया, और हमने पढ़ा भी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो पहले पंच कॉइन चलता था, ठीक है। उसके बाद गुप्ता के टाइम पे जो है गोल्डन कॉइन चला। उसके बाद फिर मुगल्स के टाइम पे, मतलब ये सल्तनत और मुगल्स के टाइम पे दिनार ये सब जो है चला। उसके बाद जो है मॉडर्न कॉइन्स एग्जिस्टेंस में आए। फिर ब्रिटिश यहाँ पे जो है 200 साल रूल किए हैं, उनके टाइम पे रुपीस मतलब करेंसी जो है पेपर फॉर्म में चलने लगा। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट यानी कि चेक वाला जो चीज़ है वो कंसेप्ट में आया, चेक। मैंने इसके साथ ही बताया कि डिमांड डिपॉजिट तो इसमें आपको दिया है, लेटर ऑन आपको पढ़ना होगा। हायर क्लासेस में टाइम डिपॉजिट आप सुनते होंगे, एफडी। पापा ने फिक्स डिपॉजिट किया है, दादाजी ने फिक्स डिपॉजिट किया है, ठीक है। मतलब ये आप इंस्टेंटली नहीं निकाल सकते टाइम डिपॉजिट, ये 5 साल 10 साल लॉन्गर पीरियड के लिए जमा किया जाता है, ठीक है। लेकिन डिमांड डिपॉजिट आप जब चाहें चेक देके मतलब निकाल सकते हैं। फिर एटीएम मशीन, फिर ऑनलाइन पेमेंट, आरटीजीएस, एनईएफटी। हालांकि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है ये वाला चीज़, लेकिन ये हुआ, और अभी जो है वो आपका चल रहा है यूपीआई सिस्टम। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बैंक्स की जो है वो ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड ऑफ बैंक्स क्यों हुआ, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, इसको आगे और आपको डिटेल में बताऊंगा कि पहले जो है इनफॉर्मल सेक्टर में मतलब बड़े जमींदार हो गए, उसके बाद मनी लेंडर्स हो गए, रिलेटिव हो गया, उनका शेयर बहुत ज़्यादा था, और वो बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो लोन देते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे, लोग जो है वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे। तो फिर क्या किया गया, इंदिरा गांधी के टाइम पे 1969 में बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया। हाँ, उसके बाद जो है कंसेप्ट आया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का, और उसके बाद आरआरबी, नाबार्ड ये सब खुला। तो उसके बाद बैंक्स जो है ये टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, इनफॉर्मल सोच के उससे बचाने के लिए, टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड एक्ट एज इंटरमीडियरीज। अब बैंक जो है कैसे प्रॉफिट कमाते हैं, तो लोगों से वो डिपॉजिट लेते हैं, लोगों का रुपए जो है वहाँ पे सेफ एंड सिक्योर है, उसके बदले वो उनको 4% 6% ऐसा कुछ देते हैं, और उसके बाद उसी पैसे को वो मतलब मार्केट में कंट्री में सर्कुलेट करते हैं, लोन देते हैं, और जिनको उन्होंने लोन दिया है उससे वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूल करते हैं। और आरबीआई जो है ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है, गवर्नमेंट का भी बैंक है, बैंक्स का रेगुलेटर है। जब बैंक के पास रुपए घट जाते हैं तो आरबीआई से ही मदद मांगती है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखाया है, एक गवर्नमेंट बैंक एसबीआई का, एक प्राइवेट बैंक का। इसके अलावा भी जो है आरबीआई बहुत अच्छे तरीके से कंट्री में और मतलब रेगुलेशन करता है। साथ ही साथ आरबीआई जो है यही करेंसी भी प्रिंट करता है। आप जब भी रुपया देखेंगे तो उसमें जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उन्हीं का मतलब लिखा हुआ रहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं धारक को इतना देने का, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताया जो कि एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। एक एग्जाम्पल दिया है सलीम का, एक एग्जाम्पल दिया है स्वप्ना का। यहाँ पे सलीम जो है कैसे मतलब अच्छे तरीके से अपना बिजनेस करता है। वो जिससे लेदर सप्लाई लेता है उसको बोलता है कि मेरा जब सेल हो जाएगा तो मैं आपको पेमेंट करूंगा, आप मुझे लेदर भेज दीजिए। और उसको 3000 जूतों का जो है ऑर्डर मिला हुआ है, वो 1000 जूतों का जो है पेमेंट एडवांस में लेता है, अपना काम पूरा करता है, और फिर काम पूरा हो जाने के बाद वो लेदर सप्लायर को पेमेंट करता है। वो अच्छे से है, हैप्पी। लेकिन जो स्वप्ना है उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। वो मनी लेंडर से लोन लेती है खेती करने के लिए, लेकिन उसका क्रॉप फेल हो जाता है, पेस्ट अटैक कर देते हैं और उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए जो है कोलैटरल का कंसेप्ट लाया गया सिक्योरिटी का, कि इन केस अगर आप लोन लेते हैं और किसी वजह से आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो फिर जो है आप जो भी कोलैटरल के रूप में जमा करेंगे उसको बैंक जब्त कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट बताया गया है जिसमें आपको हर चीज़ एक्सप्लेन होता है, इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद एक सोनपुर विलेज का जो है एग्जाम्पल दिया गया है और वहाँ पे सोर्सेज ऑफ क्रेडिट बताया गया है। जैसे श्यामल कहाँ कहाँ से लोन लेता है, अरुण कहाँ से लेता है, रमा कहाँ से लेती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है कि सोनपुर विलेज में सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या है। तो श्यामल जो कि एक बहुत छोटा किसान है, वो पहले तो साहूकार मनी लेंडर से लेता है,
बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में, लेटर ऑन उसको एक बहुत बड़ा ट्रेडर मिल जाता है जो उसको लोन भी देता है खेती करने के लिए, और साथ ही साथ ये बोलता है कि आपको अपना जो प्रोड्यूस है वो आप हमको ही बेच दीजिएगा, ठीक है। दूसरा अरुण का बताया गया है जिसको बैंक लोन मिलता है बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जिसको उसको 3 साल में पे करना है, साथ ही साथ उसको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में अपना जो प्रोडक्ट है उसको रखने का भी परमिशन मिलता है। और थर्ड एग्जाम्पल बताया गया है डेब्ट ट्रैप का, रमा का, जो कि भूमिहीन किसान है, लैंडलेस फार्मर्स। मैंने आपको बताया बड़े किसान होते हैं जिनका मान के चलिए कि इंडिया में जो है परसेंटेज 10 to 12% होगा। मैक्सिमम जो इंडिया में है वो कौन से हैं, छोटे किसान हैं, ठीक है, 86% जो है। तो रमा जो है वो लैंडलेस फार्मर है, भूमिहीन किसान है, जिसको मतलब कभी कभार काम मिलता है, एक काम को पूरा करने के लिए वो लोन लेती है। अभी एक लोन ख़त्म नहीं हुआ है तो फिर जो है उसको दूसरा लोन लेना पड़ता है, लोन पे लोन, लोन पे लोन, और वो जो है डेब्ट ट्रैप में फंसे रहती है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, ठीक है, जो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बताए भी थे। तो 2 सोर्स होते हैं दोस्तों, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल जिसका रेगुलेशन है, जिसको आरबीआई रेगुलेट करती है, ठीक है। फॉर्मल सोर्स को जो है आरबीआई देखती है, इसमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है और एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, जबकि इनफॉर्मल को कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि अभी बताया गया है, देखिए मैंने आपको बताया कि पहले क्या था, पहले इनफॉर्मल सेक्टर का जो है ज़्यादा वेटेज था, उसका शेयर ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन अब विद पैसेज ऑफ टाइम जब बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया, नाबार्ड का गठन किया गया, रीजनल रूरल बैंक बना, पीएसएल बना, ये सब आपको हायर क्लास में डिटेल में जानना है, ठीक है। तो फिर क्या हो गया कि अब हम यहाँ देख रहे हैं इस डायग्राम में कि फॉर्मल सेक्टर, देखिए जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक का मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक जिनका आरबीआई के शेड्यूल में जिक्र है, इसमें आपका पब्लिक सेक्टर भी आता है, प्राइवेट सेक्टर भी आता है, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, उसका शेयर जो है बहुत ज़्यादा है, 51% है। उसके बाद जो है आपका कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक एंड सोसाइटी का शेयर 10% है। और फिर अदर्स, जैसे मैंने आपको बताया रीजनल रूरल बैंक, तो इसका जो है 5% के आसपास है, रीजनल रूरल बैंक हो गया। फिर अभी हम लोग जो है लास्ट में ग्रामीण बैंक जो पढ़ेंगे, एनबीएफसी, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस, वो सबका मिला के 5%, यानी कि 51%, 10%, 61 और ये 66% जो है आपका ये है फॉर्मल का भी हो चुका है। लेकिन पहले उल्टा था, 1979 में जो है इनफॉर्मल सेक्टर का जो है 70-75% हुआ करता था। और जो इनफॉर्मल सेक्टर हैं जिसमें आपके सबसे बड़ा है मनी लेंडर्स, पहले जो है क्या था, मनी लेंडर्स का शेयर 70% तक था, ठीक है, लेकिन अब वो घट के 23% हो गया है, रिलेटिव का 7% है, और लैंडलॉर्ड का 1% है, और अदर का जो है 3% है। कहने का मतलब कि अब 34% जो है इनफॉर्मल का हो गया। वही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, कमर्शियल बैंक 51%, कोऑपरेटिव बैंक 10% और अदर्स में आरआरबी आ गया, और सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है। ये फॉर्मल सेक्टर का अभी हो गया है, जो मतलब बुक में दिया है 2019, ठीक है, 2019 में हो गया है जो डेटा मतलब बुक में दिया गया है। और ये डेटा जो है आरबीआई से मतलब लिया गया है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है एनएसओ, वहाँ से लिया गया है, ठीक है। और इनफॉर्मल का अब घट गया है, पहले मनी लेंडर का 70% हुआ करता था, अब वो 23% हो गया है, रिलेटिव एंड फ्रेंड 7%, लैंडलॉर्ड 1% और अदर 3%, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया फॉर्मल में क्या है, रेगुलेशन बाय आरबीआई, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसमें जो भी लोन लेता है फॉर्मल सेक्टर से उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, वो डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसता है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में नो रेगुलेशन ऑफ आरबीआई, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, और जो भी मतलब लोन लेने वाले हैं उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, और वो डेब्ट ट्रैप, मतलब उनका कर्जा ख़त्म ही नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब मान लीजिए कि शेयर बढ़ गया है तब तो प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है। इवन दो जो फॉर्मल सेक्टर हैं, उसका मतलब स्टेक ज़्यादा बढ़ गया 66%,
लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो गरीब किसान हैं, वो अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, वो अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट है। यहाँ देखिए एक बहुत अच्छा जो है आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है, पाई चार्ट दिखाया गया, जिसमें आपको समझ में आएगा। देखिए पहला वाला देखते हैं हम। पूरा हाउस होल्ड अगर आप देखें, ये ब्लू वाला जो है ये फॉर्मल सेक्टर का है और जो ऑरेंज है वो इनफॉर्मल सेक्टर का है। तो देखिए पहला वाला, फर्स्ट वाला देखिए 46% जो है फॉर्मल से लिया गया है, 54% जो है इनफॉर्मल से लिया गया है। उसके बाद हाउस होल्ड विथ फ्यू असेट, जिसके पास मतलब वो गरीब तो नहीं है, उससे थोड़ा बेटर, तो उसमें 62% जो है फॉर्मल से है और जो इनफॉर्मल है वो 38% है। फिर थोड़ा मिडिल क्लास में जाइएगा, वेल ऑफ हाउस होल्ड, तो 73% जो है फॉर्मल से और 27% जो है मतलब इनफॉर्मल से। ठीक है, और फिर रिच मतलब अमीर में जाइएगा तो वो लोग तो 83% जो है फॉर्मल से और इनफॉर्मल से जो है 17%। तो एक चीज़ हमको देखने को मिल रहा है कि जो गरीब है उनका अभी भी 54% जो है, ये वाला डायग्राम देखिए फर्स्ट वाला, वो आपको कहाँ से आ रहा है? इनफॉर्मल से। वैसे मैंने बताया कि आरबीआई की रिपोर्ट है कि 2020 में आई थी कि ओनली 40% जो स्मॉल फार्मर है, जो कि इंडिया में 86% है, इनका बस 40% जो है वही लोग जो है फॉर्मल से लोन ले पा रहे हैं। बाकी 60% जो है वो इनफॉर्मल पे, वही मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड, फ्रेंड रिलेटिव पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो चैलेंजेस यही है कि इवन दो फॉर्मल सेक्टर का जो वेटेज है वो 2019 में बढ़ गया है और इनफॉर्मल का घटा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, चूंकि उनके पास कोलैटरल जमा करने के लिए नहीं है, चूंकि उनके पास उतना अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, ठीक है, और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है, इसके वजह से उनका 54% जो लोन है वो इनफॉर्मल से हो रहा है और वो डेब्ट ट्रैप में फंस रहे हैं और कहीं ना कहीं ये देश के विकास के लिए भी हार्मफुल साबित हो रहा है। ठीक है, तो ज़रूरत है और अभी कदम भी उठाए गए, ऐसा नहीं है। आरबीआई जो है फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर कदम बढ़ा रही है। मैंने आपको बताया कि हाई क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा कि गवर्नमेंट जो है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड लेके कंसेप्ट आई, जिसमें ओनली 3% पे जो है लोन दिया जाता है और अगर आप किसी कोई लोन चुका दिया तो फिर उसको और ज़्यादा लोन मतलब प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ आप देख ही रहे होंगे कि बैंकिंग कोरस्पॉन्डेंट का कंसेप्ट आया है। जो पोस्ट ऑफिस है, चूँकि मतलब जो बैंक है वो देश के मतलब कोने कोने तक नहीं थे, तो पोस्टल पेमेंट बैंक का कंसेप्ट जो है, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक जो है, जितने पोस्ट ऑफिस थे वहाँ पे जो है बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी जो है बढ़ाई जा रही हैं। मतलब स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। इनको आपको अभी 10th क्लास में तो डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये हायर क्लास में पढ़ना है। बट इस प्रॉब्लम को कि जो 54% जो है गरीब लोग अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट है, उसको ठीक करने के लिए जो है कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि मतलब उनको जो है लोन आसानी से मिल सके और मतलब फॉर्मल सेक्टर से मिल सके, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। बिकॉज जरूरी है, जो क्रेडिट है वो जरूरी होता है देश के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इसलिए बैंक्स और कोऑपरेटिव को अपना प्रेजेंस और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। बाकी मैंने ये जो आपको बताया, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग कोरस्पॉन्डेंट, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, ये सब आपको हायर क्लासेस में इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब लास्ट में जो है आपको कंसेप्ट दिया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, जो कि कहाँ से इंस्पायर है, इसका इंस्पिरेशन जो है वो आया है आपका मोहम्मद यूनुस साहब हैं, जो अभी बांग्लादेश में केयर टेकर गवर्नमेंट के हेड भी बने हैं। तो इनका जो है एक ग्रामीण बैंक है, ठीक है, और बेस्ड कहाँ पे है? बांग्लादेश में। तो ये क्या करते थे मोहम्मद यूनुस साहब, ये जैसे 20-30 फीमेल का ग्रुप बना लिए और इनको जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है लोन दिलवा दिए अपना काम स्टार्ट करने के लिए, 2000 4000 जैसा भी है, कि ये लोग अपना जो है सब्जी का दुकान, पान का दुकान, कुछ भी वैसा अपना जो है कुछ बिजनेस कर पाए। और इस तरीके से जो है
मतलब लाखों विलेज में जो है ये इनका जो ये प्रोग्राम हिट हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको अगर बैंक से लोन लेना है तो आपको कोलेटरल होना चाहिए। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, कोलेटरल की जरूरत पड़ती है अगर आपको बैंक से मतलब लोन लेना है तो। और जो गरीब लोग हैं उनके पास तो कुछ रहता नहीं है वैसा कोलेटरल रहने को, और रहता भी तो उतना उसका जैसे बकरी या कुछ वैसा चीज़ हुआ तो उतना वो उस हिसाब से नहीं है कि वो उसके बिहाफ पे लोन ले सके। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो है मोहम्मद यूनुस साहब ने, यही लास्ट में आपको बताया गया है कि ग्रामीण बैंक की शुरुआत की, जिसने करोड़ों लोग को जो है वो मतलब गरीबी से जो है बाहर निकाला। और इसी कंसेप्ट से इंस्पायर हो के जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप ये जो है स्टार्ट किया गया है, जिसमें टिपिकली जो है 15 से 20 मेंबर रहते हैं। अब दो टाइप से चलता है, एक तो मतलब नाबार्ड जो करती है कि ये खुद ग्रांटर बन जाती है और उनको जो है लोन दिलवाती है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, और एक होता है कि जिसमें वो लोग आपस में ही जो है 50 रुपये 100 रुपीज़ ऐसे करके जो है मतलब मिलाते हैं, और जिसको ज़रूरत पड़ता है वो मतलब उससे लोन लेता है। इसमें एक चीज़ और दोस्तों ऐड करना चाहेंगे जो आपको बताया गया है, जैसे होता है ना, यहाँ देखिए कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सोसाइटी, तो इस चीज़ को बताया गया है कि कोऑपरेटिव बैंक भी होता है, ठीक है, और एक सोसाइटी भी होता है। सोसाइटी कहने का मतलब कि जो फार्मर्स हैं, ठीक है, वो आपस में ही मिल गए, मान लीजिए 40-50 फार्मर, और वो जो है एक अपना सोसाइटी बना लिए और उसके बाद मंथली उसमें कुछ पैसा जो है डिडक्ट करवा रहे हैं। तो ये भी बहुत पॉपुलर है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग चीज़ है, कोऑपरेटिव बैंक जो है वो अलग चीज़ है। ठीक है, ये बैंक जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद मतलब पहले 3 टियर ये आपका होता है, गांव के स्तर पे जिसको पैक्स बोलते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक ये एक अलग कंसेप्ट है। और आपका एक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे जो लोग मान लीजिए स्टील प्लांट में काम करते हैं तो ये लोग अपना एक सोसाइटी बना लिए, जो लोग वीविंग का काम करते हैं वो अपना एक सोसाइटी बना लिए और अपना कुछ डिडक्शन करवा रहे हैं महीने का 1000 रुपये 2000 रुपये। ठीक है, और जब जरूरत पड़ती है तो लोन लेते हैं। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव बैंक और सोसाइटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 10% कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो सेकेंड हाफ में हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग जो है सेकेंड हाफ में सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को देखें, फॉर्मल इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल सोर्स में क्या क्या आता है, कमर्शियल बैंक जैसे आपका SBI, जो भी गवर्नमेंट बैंक है, जो भी प्राइवेट बैंक है, सब के सब कमर्शियल बैंक है, इनका प्रेजेंस सबसे ज़्यादा है 51%। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक एंड सोसाइटी हो गया। अदर में आपका रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, फ़ायदा क्या होता है फॉर्मल का, इसका रेगुलेशन है, ये डूबेगा नहीं। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। जबकि जो इनफॉर्मल सोर्स हैं जिसमें मनी लेंडर, रिलेटिव फ्रेंड, लैंडलॉर्ड, ये सब बातें, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, आर्बिट्री रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है और एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, और यहाँ मैंने आपको बताया कि क्या बदलाव देखने को मिला है, हालांकि बुक में ये चीज़ बताया नहीं है। पहले जो था इनफॉर्मल सेक्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा था। ठीक है, मनी लेंडर्स तो इवन 70% तक लोन जो है वो मनी लेंडर दिया करते थे पहले। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा था। बाद में बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, ये आपको हायर क्लास में पढ़ना, पर आप जान लीजिए 2 बार जो है इंडिया में बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ है। 1969 में 14 बैंक का, 1980 में 6 बैंक का, साथ ही साथ 1982 में नाबार्ड आया, क्योंकि ऐसा फील किया जा रहा था कि जो रूरल इंडिया है उसका उतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है और एक बैंक चाहिए स्पेशली फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया। फिर 90s, उसके पहले जो है 1975 में है रीजनल रूरल बैंक का कंसेप्ट आया। साथ ही साथ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, कि अगर बैंक मान लीजिए 100% लोन देती है तो इसको जो है मतलब बैंक को जो है 100% में से कुछ 40% जो है वो वीकर सेक्शन को देना होगा, किसानों को, स्टूडेंट को। ठीक है, लोन देना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। और ऐसा करके मतलब जो है वेटेज काफ़ी बढ़ा है। ये चीज़ अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है, ये 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा, लेकिन बस मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि कैसे जो है धीरे धीरे शेयर जो है बढ़ा
और अभी अगर हम बात करें तो जितने भी पोस्ट ऑफिस थे उनको जो है बैंक में तब्दील कर दिया गया, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, ठीक है, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट का कंसेप्ट लाया गया। तो ये सब तरीके से जो है, और अभी जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड डिजिटल पेमेंट चल रहा है, ठीक है, ये सब से जो है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो है अभी बढ़ गया है और इनफॉर्मल जो है वो घट गया है। लेकिन जैसा कि हमने यहाँ पे ग्राफ में देखा कि जो अमीर है या वेल हाउस होल्ड है, ठीक है, वहाँ तो अभी मैक्सिमम जो लोन लिया जाता है वो फॉर्मल सेक्टर से लिया जाता है, उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ कोलेटरल नहीं है, उतनी उनका एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस लेवल कम है, तो वहाँ अभी भी जो 54% लोन है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लिया जाता है। और ये प्रॉब्लम का बात है। मैंने यहाँ आपको बताया कि इवन दो इतना ज़्यादा फॉर्मल सोर्स बढ़ गया है, लेकिन आरबीआई की 2020 की रिपोर्ट है कि देश में अगर 86% छोटे किसान हैं तो उसमें से 40% ही जो है वो फॉर्मल से लोन ले पा रहे हैं, बाकी 60% इनफॉर्मल से लोन ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ कोलेटरल रखने को है नहीं, उनको उतना डॉक्यूमेंटेशन समझ में आता नहीं है, उतनी जानकारी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम का विषय है। और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बताया गया फिर, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, जो कि मोहम्मद यूनुस के ग्रामीण बैंक जो कि बांग्लादेश में बेस्ड है, इनको नोबेल प्राइज़ भी जो है दोस्तों मिल चुका है मोहम्मद यूनुस को, शायद 2006 में अपने इस काम के लिए कि वो जो है 20-30 लोग का या 40-50 लोग का जो है ग्रुप बनाते थे। और जनरली जो है वो ग्रुप में फीमेल्स पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ चढ़ के होता था, और या तो वो लोग खुद कंट्रीब्यूशन करके अपना एक सोसाइटी के टाइप से जो है एक दूसरे को हेल्प करते थे, या फिर उसको बैंक से लिंक कर दिया जाता था, ठीक है। और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के कंसेप्ट को जो है इंडिया में किसने पॉपुलराइज किया है, नाबार्ड ने, ठीक है। और इससे जो है ये लोग अपना जैसे 5,000 मिल गया, 10,000 मिल गया, तो कुछ कुछ छोटा बिजनेस जो है अपना सेटअप करते हैं, और ये काफ़ी सक्सेस हुआ है। अभी जो है इंडिया में भी जो है ये बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों उम्मीद है आपको जो है ये चैप्टर समझ में आया होगा, और इसी तरह जो भी आपके टॉपिक हैं उनको जो है आपको कवर करा दिया जाएगा कि आपको जो है मज़ा आएगा। और फिर जब आपको नॉलेज है, जब आपको क्लैरिटी है, तो आप आराम से उस पर आंसर बना ही सकते हैं यारों। थैंक यू।